आपको 15 यूनिट बताया था, उसमें से 15 यूनिट इस प्रकार है। सबसे पहले है तुम्हारे डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डाटा को किस तरह से व्यवस्थित किया जाता है ताकि भविष्य में कभी भी उपयोग में लिया जा सकता है, यानी डेटा को अरेंज करने के तरीके बताए जाते हैं इस यूनिट के अंदर, जो कि आप लोगों को 11th क्लास के अंदर ये नहीं थी। अब ये जो सेकेंड यूनिट है वो तुम्हारे 11th क्लास के अंदर थी एरे, जो कि हमने 11th क्लास में पहले से पढ़ा। एरे के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तीसरी यूनिट है सॉर्टिंग। इसके अंदर इसमें ये बताया जाता है कि डेटा को सॉर्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं, यानी ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिसमें से सबसे कम समय में हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये आएगी सॉर्टिंग। इसमें 2-3 तरह की सॉर्टिंग है इसमें। उसके बाद आएगा तुम्हारे यूनिट नंबर 4 स्टैक एंड क्यू, यानी स्टैक और क्यू के अंदर ये बताया जाता है कि डेटा को जब आप स्टोर करते हो तो एक ही तरीके से डेटा को, मतलब डेटा को एक ही प्रकार से या तो उसको जोड़ते हैं या फिर इसको हटाते हैं। यानी इसमें ये तरीके बताए जाते हैं कि या तो डाटा जिस तरह से एक लाइन बनती है, पहले नंबर पे एक स्टूडेंट को खड़ा किया और उसके पीछे 10 स्टूडेंट है, तो जो पहले नंबर पे है और वो जो 10 नंबर पे ना, तो उनको जो डेटा जोड़ने और हटाने के अलग अलग नियम बताया गया है कि किस तरह से डेटा को जोड़ा जाता है और हटाया जाता है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 है लिंक लिस्ट, यानी इसमें अंदर डेटा को जब एक डेटा को दूसरे डेटा के पीछे जोड़ा जाता है तो कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से सबसे आसान तरीके हैं जिसमें से हम जोड़ सकते हैं। ये तुम्हारी यूनिट जो कि सी भाषा आएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद ये यूनिट है नंबर 6, सॉरी यहाँ तक 4 तक है। अब 6ठी नंबर यूनिट है, इसके अंदर C++ के बारे में बताया गया है पूरा कि जिस तरह से सी भाषा है उसके कुछ एडवांस फीचर को यूज करके C++ बताया गया है। अब देखो यूनिट नंबर 7 ऑपरेटर, एक्सप्रेशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये 3 टॉपिक रहेगा। ऑपरेटर और एक्सप्रेशन और कंट्रोल, ये वाले टॉपिक हमने 11th के अंदर पढ़ा है जिसके अंदर लूपिंग सिस्टम है पूरा। अब आ रहा है यूनिट नंबर 8 C++ के फंक्शन, यानी C++ के अंदर फंक्शन कौन कौन से, जैसे सी के अंदर थे तुम्हारे प्रिंट करने के फंक्शन अलग थे, और यानी इनपुट के फंक्शन अलग है, आउटपुट के फंक्शन अलग है। उसी प्रकार के C++ के अंदर भी इनपुट करने के और आउटपुट करने के फंक्शन अलग अलग है। यानी जैसे मान लेते हैं सी के अंदर आपने प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो उसी प्रोग्राम को सेम को अगर C++ में बनाते हो तो उसकी सिर्फ हेडर फाइल चेंज करनी है और वो हेडर फाइल उसके फंक्शन के रूप में आएगी, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास यानी ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, क्लास की विशेषता बताने वाले को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी इसके अंदर मान लेते हैं जैसे एक कार है, ठीक है। अब कार है, वो कार एक हो गई तुम्हारे क्लास, ठीक है। अब कार कलर, वेट यानी वजन, साइज यानी आकार, कॉस्ट यानी कीमत, ये जो सब चीज़ें इनको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे। यानी कार ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो तो हो गए तुम्हारे क्लास, और इसके अंदर अंदर जो फीचर है अलग अलग उनकी जो विशेषताएं, उन विशेषताओं को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आ रहा है यूनिट नंबर 10 कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, यानी ये भी ऑपरेटर है जिसके अंदर हम प्रोग्राम बनाते समय यूज करते हैं कि भाई इसके अंदर प्रोग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा और इसमें क्या बनेगा, वो सारा प्रैक्टिकली है कंप्यूटर पे। यूनिट नंबर 11 ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सीधा सा अर्थ होता है कि भाई ऐसा ऑपरेटर जो कि किसी भी फंक्शन के अंदर जो डाटा लिख रखा है वो एक जगह से दूसरे जगह पर किस प्रकार से लाया वो ले जाया जा सकता है, तो इसके बारे में ये भी प्रोग्राम के थ्रू ही बताया जाएगा। उसके बाद आ रहा तुम्हारे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का पहले सा सीधा सा अर्थ होता है कि पहले से बनी बनी क्लास के गुण धर्म को अपना के नई क्लास बनाना। मान लेते हैं जैसे पहले जैसे पिता है और उसका एक पुत्र है, तो ये जो क्लास है उसके गुण धर्म को इसके अंदर अपनाना, यानी इस क्लास को बोलते हैं बेस क्लास और इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास।
ठीक है, यानी पहले से बनी हुई क्लास के गुण धर्म को अपना के एक नई क्लास बनाना। तो ये इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद यूनिट नंबर 13 DBMS। DBMS का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर आप एक टेबल के अंदर, डेटाबेस का मतलब ही होता है एक टेबल, और उस टेबल के अंदर आप डेटा को किस प्रकार से सेव करोगे, और सेव करते समय ये भी ध्यान रखा जाता है कि कोई भी डेटा दोबारा से नहीं आना चाहिए, और ये भी ध्यान रखा जाता है कि डेटा का ज़रूरत पड़ने पर आसानी से सर्च भी हो सके, ठीक है। तो ये पूरा DBMS के अंदर है। यूनिट नंबर 14 RDBMS। RDBMS मतलब R का मतलब होता है रिलेशनल। रिलेशनल बाकी का वो सेम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इसमें ये बताया जाता है कि आपके पास अगर जैसे दो टेबलें हैं, ठीक है, टेबल 1 टेबल 2, तो इसमें है कि एक टेबल और दूसरे टेबल के डेटा को जोड़ के अगर एक तीसरी टेबल बनाया जाए तो इन दोनों के जो डेटा है वो इसमें आना चाहिए, प्लस कोई भी डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। यानी इन दोनों टेबलों को जोड़ के एक तीसरा रिलेशन बनाते हैं, तो इस रिलेशन में जो भी डेटा आएगा वो लॉस नहीं होना चाहिए, और कोई भी डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए, डेटा रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 14 के अंदर बताया। अब लास्ट फाइनल है PLSQL। PLSQL के अंदर आपको जिस तरह MS-DOS है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें कोडिंग होती है, उसी तरह PLSQL के अंदर भी आपको कुछ कोडिंग करनी है, जिसके अंदर आपको कमांड देना है जैसे कमांड देने हैं, और उस कमांड से ही आपको एक टेबल क्रिएट करनी है, और उसी कमांड से उस टेबल के अंदर आपको डेटा डालना है, और उसी टेबल के अंदर डेटा को आपको देखना है। तो आज हमारे ये टोटल 15 यूनिट थी, जो कि मैंने 15 टोटल यूनिट में बताया कि किस यूनिट में क्या है। अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिट हमारे वापस रिपीट होगी, ये नहीं पड़ी। यूनिट नंबर 2 है, वो हमने एक बार 11th के अंदर पढ़ ली है, तो ये वापस सेम टू सेम आएगी। और उसके बाद ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये भी यूनिट हमारे दोबारा से वापस आएगी। और ये इनहेरिटेंस है, ये भी हमारे दोबारा से आई हुई है। और DBMS है, यानी 1 2 3 4 यूनिटें ऐसी है जो कि हमने 11th के अंदर पढ़ ली है, 11th क्लास की, ठीक है। और यही वापस से रिपीट हो रही है, तो उसकी परिभाषा चेंज नहीं होगी, परिभाषा तो यही रहेगी, लेकिन इसका प्रोग्राम है वो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल के रूप में बताना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो यूनिट है डेटाबेस स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या है और आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है।